नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। इतिहास विषय में पहला पाठ इतिहास के साधन का स्वाध्याय लेकर प्रस्तुत है। पहला स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, यहाँ चौखट में कुछ अक्षर दिए गए हैं। उन अक्षरों से कुछ शब्द तैयार होते हैं जो कि ऐतिहासिक शब्द हैं। उन्हें ढूंढकर अलग लिखना है। यहाँ देखिए चौखट में उन शब्दों को लिखा गया है। दंतकथा, ताम्रपट, आदेश पत्र, तवारीख, शिलालेख, लोकगीत, पोवाड़ा, ये देखिए पोवाड़ा, और श्लोक। आप लोग इसी तरह से और भी चीज़ें इसमें से खोज सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखन करो, यानी इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1, इसको हमने 2.1 नंबर दिया है। स्मारकों में किन बातों का समावेश होता है? आइए पेज नंबर 1 पर यहाँ पे देखिए, स्मारकों में समाधि, मकबरा, उकेरे हुए शिलालेख, वीरगल तथा भवनों में रजवाड़ा, मंत्री निवास, रनिवास, सामान्य लोगों के मकान आदि का समावेश होता है। यहाँ तक। दूसरा है प्रश्न, तवारीख किसे कहते हैं? इसको हमने 2.2 नंबर दिया है। आइए देखते हैं 2.2। यहाँ देखिए पेज नंबर 3 पर यह है, तवारीख अथवा तारीख का अर्थ घटनाक्रम अथवा इतिहास होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न, इतिहास के लेखन कार्य में लेखक के कौन से गुण महत्वपूर्ण माने जाते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ पर इसको हमने 2.3 नंबर दिया है। इतिहास का लेखन करते समय लेखक की निष्पक्षता और तटस्थता को असाधारण महत्व रहता है। अब आइए तीसरा प्रश्न, समूह में से अलग शब्द ढूंढ कर लिखो। भौतिक साधन, लिखित साधन, अलिखित साधन, मौखिक साधन। तो जो उसको हमने रेखांकित किया हुआ है वो अलग शब्द हैं, उनको अलग से ढूंढ के लिखना है। दूसरा, स्मारक, सिक्के, गुफाएं, कहानियाँ। तो कहानियाँ इसमें अलग है। भोजपत्र, मंदिर, ग्रंथ, चित्र, इसमें से मंदिर। चौथा, ओवियाँ, तारीखें, कहानियाँ, मिथकीय कहानियाँ, ये अलग है। अब अगला है, अवधारणाएं स्पष्ट करो। भौतिक साधन, लिखित साधन, मौखिक साधन। तो सबसे पहले हम भौतिक साधन को देखते हैं। भौतिक साधन, लिखित साधन, मौखिक साधन और भौतिक साधन। भौतिक साधन है यहाँ से, इन सभी चीज़ों को लिखते जाइए। स्मारक, भवन, गुफाएं, शिलालेख, सिक्के, ताम्रपट, किलेगढ़, ऐसे लिखकर और फिर लिखना है उपरोक्त वस्तुओं और भवनों अथवा उनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। दूसरा, लिखित साधन कौन से हैं? आइए लिखित साधन भी देख लेते हैं। ये देखिए, लिखित साधन उस कालखंड की देवनागरी, अरबी, फारसी, सर्राफा, घसीटा आदि लिपियों की बनावट, शैली, विभिन्न भाषाओं के रूप, भोजपत्रों, पोथियों, ग्रंथों, आदेश पत्रों, चित्रों द्वारा हमें मध्यकाल की संपूर्ण ऐतिहासिक घटना जानकारी, साथ ही उनके लोक जीवन, वेशभूषा, आचार विचार, त्यौहार की जानकारी मिलती है। और इस प्रकार से जो ऊपर जो ये दिया गया है, जो भोजपत्र, ग्रंथि, ये सब लिखित साधन, इन सभी साधनों को लिखित साधन कहते हैं। या यहाँ से आप इन सभी चीज़ों को लिख लीजिए और ऐसा लिखकर फिर लिखिए कि इन सभी सामग्रियों को इतिहास की लिखित साधन कहती हैं। अब आते हैं मौखिक साधन की तरफ। अगला प्रश्न, मौखिक साधन, लोक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती रही ओवियाँ, चक्की की गीत। ओवियाँ माने चक्की की गीत, लोकगीत, पोवाड़े, कहानियाँ, दंतकथाएँ, मिथकीय गाथाएँ आदि द्वारा हम लोक जीवन के विविध पहलुओं को समझ सकते हैं। इन साधनों को इतिहास के मौखिक साधन कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन करना आवश्यक है? ये देखिए, यहाँ से लिखिए इस प्रश्न का उत्तर। पृष्ठ क्रमांक 4 पे, साधनों की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता की पड़ताल करनी पड़ती है। उसमें मौलिक साधन कौन से हैं और जाली कौन से हैं, उनकी खोज करनी पड़ती है। इसके अंतर्गत प्रमाणों की पड़ताल कर
उन साधनों की श्रेणी निश्चित की जाती है। लेखकों का सच झूठ, उनके व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण संबंध, कालखंड, राजनीतिक दबाव आदि का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तुम अपने विचार लिखो कि पहला है, शिलालेख को इतिहास लेखन का विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। इतिहास लेखन में शिलालेख को महत्वपूर्ण विश्वसनीय साधन माना जाता है, क्योंकि इससे उस समय का आकलन करना प्रामाणिक और विश्वसनीय माना जाता है। दूसरा उसी का प्रश्न है ये कि मौखिक साधनों द्वारा लोक जीवन के विभिन्न पहलू ध्यान में आते हैं। मौखिक साधनों द्वारा लोक जीवन के विभिन्न पहलू, लोकगीतों जैसे जात के गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, किसी समारोह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान जाता है। इस प्रकार से हमारा इस पाठ का जो स्वाध्याय है वो पूर्ण होता है। धन्यवाद।